नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान, जीते हुए मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान। इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे पहलवान। बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान। मेडल बहाने का विरोध करेगी गंगा सभा। तो गंगा आरती करें, गंगा को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। ये गंगा सभा में बड़ी बात कही है कि गंगा आरती करें, गंगा को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। तो मेडल बहाने का विरोध करेगी गंगा सभा। ये हर की पौड़ी माँ गंगा का क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। स्नान, ध्यान, पूजा, अस्थि विसर्जन अपने कर्मकांड का क्षेत्र है। और हमारी उन सब खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि वह इसे किसी भी रूप में राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। अपने आंदोलन को रफ्तार देने के उद्देश्य से इस स्थान का प्रयोग न करें। यह धार्मिक क्षेत्र है, धर्म के आधार पर यह कार्य करें और अधार्मिक कार्य को किसी भी रूप से न करें। इसे भारत में, इतिहास में, हरिद्वार में यहाँ पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन की भूमिका हर की पौड़ी क्षेत्र में नहीं रही। केवल धार्मिक आंदोलन यहाँ से चले हैं। धार्मिक आंदोलनों को यहाँ गति मिली है और यह धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र का महत्व है यहाँ पर। यह हर की पौड़ी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं? चूंकि देखिए पहलवान पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें सामने आ रही थी। और दूसरी तरफ गंगा सभा के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि इस तरह का कार्य ना करें, राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो पहलवान तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो अभी हर की पौड़ी से थोड़ा सा जो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड से थोड़ी सी दूर पर रुके हुए हैं। और क्योंकि अभी गंगा आरती का भी समय होने वाला है, तो उसी को लेकर भी गंगा सभा के जो द्वारा तैयारी की जाती है, जो आरती की जाती है, तो उसमें भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आरती में है। क्योंकि आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे के पर्व पे भी लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में आए हुए हैं। तो काफी भीड़ है। तो उसी के चलते अभी पहलवान यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन वही साफ तौर पर गंगा सभा के द्वारा जो अध्यक्ष है, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि इसको गंगा को राजनीति का अड्डा ना बनाए। यही सिर्फ यहाँ पर गंगा आरती के लिए यहाँ है, पूजा अर्पण करने के लिए। मेडल को जो प्रभावित करने की बात की है, जो इसमें फेंकने की बात की है, इसका वो विरोध करते हैं। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा, वो ये काम हम यहाँ पर कदापि नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर अस्थियां प्रभावित होती हैं, अस्थियां प्रभावित करते हैं। और जो हमारे खेल है, ये मेडल उनकी अस्थियां नहीं है, जिनको उनको खत्म नहीं किया जा सकता। जो उनको यहाँ पर प्रभावित अनुमति नहीं देंगे, हम ऐसा करने से उनको रोकेंगे और उनको समझाएंगे भी उस चीज के लिए कि ऐसा काम ना करें। उन्होंने साफ तौर कहा कि राजनीति का अड्डा नहीं है। राजनीति करने के लिए गंगा इस क्षेत्र से दूर ही राजनीति करे और यहाँ पर राजनीति का कोई भी ऐसा काम ना करे। जी सुमित, इसके साथ ही साथ क्या लगता है कितनी देर में वो तस्वीरें आएंगी? क्योंकि देखिए जब ये तस्वीरें आ रही थी घाट से, तो तमाम बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद थे देखने के लिए। कितना समर्थन मिल रहा है? क्या उत्तराखंड के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं वहां से? बिल्कुल, उत्तराखंड के यहाँ पे काफी लोग, यहाँ पे कोई संगठन है यहाँ पर पहुंचे हैं। उन संगठन वालों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इनको यहाँ पर रोकने आए हैं, कि हम इनका पूरी तरह से इनके साथ हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से जो मेडल को प्रभावित करेंगे, तो हम ये कभी कदाचित नहीं होने देंगे उसको लिए, क्योंकि ये देश के लिए ये मेडल जो है आन बान शान है, ये ऐसा काम नहीं करने देंगे। हम इनको समझाने के लिए आए हैं। और कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए हैं। लोग यहाँ के जो, क्योंकि आज दशहरा का पर्व है, तो यहाँ वैसे ही हरिद्वार में भीड़ रहती है। तो जो लोग जो भी इस चीज का माहौल को देख रहा है, वो वहीं पे रुक जा रहा है। तो उनको देखने के लिए भी काफी संख्या में लोग भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। पुलिस ने भी अपनी पूरी व्यवस्था बनाई है, किसी तरह की कोई घटनाक्रम न हो, उस चीज को लेकर पुलिस भी अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए है। लेकिन ये तस्वीर इसकी बात करें तो ये तस्वीरें भी थोड़ा, जैसे आरती पूरी हो, आरती का समापन होगा, तो शायद तभी कुछ इस तस्वीर का पता चल पाएगा कि अभी ये क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अभी एक ही जगह जो रुके हुए हैं, तो इससे ये ना तो आगे अभी बढ़े हैं, तो इसलिए अभी कोई रोक टोक भी नहीं है इनको लेकर, कोई रोका भी नहीं जा रहा है इनको। और क्योंकि जो आरती का जो समय है, तो उसके लिए जो तैयारी पहले से ही हो जाती है, तो उस क्षेत्र को पूरी तरह से बंधित कर, जो पुल है वो उन पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि अब उस क्षेत्र में इतनी भीड़ ना जा पाए, क्योंकि उनको पहले से ही वहां पर बैठा दिया जाता है। जो आरती में सम्मिलित होने वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए भी वहां पर
भी जगह नहीं है। तो ये अब जब आर्थिक समापन हो जाएगी उसी के बाद ये पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या ये जो जिस काम के लिए ये आए हैं ये काम हो पाएगा या इनको रोक दिया जाएगा या क्या होगा अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी को देने के लिए। वहीं आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की ओर राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन देखिए अभी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। लगातार मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये याचिका खारिज कर दी गई है। अब रुख कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है ये रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो सकता है। बहरहाल अभी जो मुश्किलें हैं वो अभी बरकरार है मनीष सिसोदिया की। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं और एक और झटका लगा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार मनीष सिसोदिया चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, लगातार राहत के लिए कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटा रहे थे। इसी बीच अगर हम बात करें तो पिछली बार जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को जरूर लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया है कि अगर इस स्टेज पर मनीष सिसोदिया को बाहर जाने दिया जाता है, यानी कि उनकी न्यायिक हिरासत को खत्म किया जाता है, ये जमानत दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पूरे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि आप देखिए इस बात को लेकर लगातार ईडी और सीबीआई भी यही सेम टू सेम बातें लगातार हर सुनवाई में कहती आई है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को आज लगा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के पास और भी विकल्प है। मनीष सिसोदिया संभवतः सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि अभी मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया ने नहीं किया है, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट से अब झटका लगा है, इसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और एक के बाद एक लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली, जिसमें मनीष सिसोदिया की ओर से तमाम दलीलें दी गई, चाहे पत्नी के स्वास्थ्य के हवाले की बात करें या ये भी कहा गया कि वो दिल्ली के जाने माने चेहरे हैं और ऐसे में अगर लगातार वो जेल में रहेंगे तो उनकी छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी जो चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई लगातार पूछताछ भी कर रही है और कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी आगे कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल की रिमांड मंजूर की गई है। रोहिणी कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। तो साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर साहिल रहेगा, जहां पुलिस तमाम तथ्यों को खंगालती हुई नजर आएगी। तो रोहिणी कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। वहीं सीएम केजरीवाल ने परिवार को 10 लाख की मदद का आश्वासन दिया। तो सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया। तो साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल की रिमांड मंजूर की गई।
रोहिणी कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। तो रोहिणी कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद इस हत्याकांड को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। सवाल कई मन में, और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब पुलिस इन 2 दिनों के बाद दे पाएगी कि किस तरह से और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, आप देखिए पुलिस के कई सवाल भी हैं जिसके तथ्य खंगालने में पुलिस लगी हुई है। अब कहीं ना कहीं 2 दिन की जब रिमांड मिली है, उसके बाद कई सारे तथ्य सामने आएंगे 2 दिन बाद। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में दिल दहलाने देने वाली वारदात को अंजाम दिया साहिल ने और साक्षी को सरेआम कहीं ना कहीं चाकू से गोवा, उसके बाद पत्थरों से भी वार किए और तमाम जो लोग हैं वो मूक दर्शक बनकर देखते रहे और किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। पूरे इस मामले में अगर हम बात करें तो आप देखिए बुलंदशहर से साहिल को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आज उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाता है और पूरे तरीके से गुपचुप तरीके से इसे पेश किया जाता है सुरक्षा के दृष्टिगत। और कहीं ना कहीं रोहिणी कोर्ट 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर साहिल को भेज देती है और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है कि आखिर साहिल ने किस तरीके से इस षड्यंत्र को रचा, क्योंकि अभी सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है फिलहाल पूछताछ में साहिल ने बताया है कि करीब 15 दिन पहले से ही कहीं ना कहीं इसने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। चाकू 15 दिन पहले कहीं ना कहीं खरीदे गए थे और इसके साथ ही तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है साहिल का, उसमें किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का उसमें भी नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से 2 दिनों के रिमांड पुलिस को मिली हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं को तलाशेगी क्योंकि कई नए नाम भी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं और पुलिस उनके भी बयान दर्ज करेगी। तो एक बड़ी अगर हम बात करें तो वारदात को अंजाम दिया है साहिल ने और पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो जो साक्षी है उसके परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पे किए गए हैं। अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि परिवार वालों में किसी को भी ये जानकारी ही नहीं थी कि साक्षी जो है वो साहिल से बात करती थी। अचानक से इस तरीके की घटना हो जाती है और कहीं ना कहीं परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि साक्षी को जो साहिल है वो मार रहा है और जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो साक्षी कहीं ना कहीं वहां पे मृत पड़ी होती है। तो परिवार वालों को भी इस बात का पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए जो साहिल है वो फेसबुक पे फोटो पोस्ट करता है तो रुद्राक्ष की माला गले में डालकर पोस्ट करता है। जब उसे दिल्ली पुलिस पकड़ती है तो उसके हाथों में कलावा नजर आता है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या साहिल ने साक्षी से दोस्ती करते वक्त अपना धर्म जो है वो कहीं ना कहीं क्या छिपाया था। हर पहलू पर, हर बिंदु पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जांच करेगी और चूंकि 2 दिनों की रिमांड मिली हुई है साहिल की, तो साहिल से हर उस पहलू पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूछताछ करते हुए नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए पीयूष। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिहादियों पर अंकुश नहीं लगा तो बेटियों की रक्षा के लिए बजरंग दल का मैदान में उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह साक्षी को चाकू से गोद कर मारा गया उससे पूरी मानवता शर्मसार है। उन्होंने कहा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस लव जिहादियों से त्रस्त है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बजरंग दल को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। एक रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा जो इन दरिंदों को पकड़कर कानून के हवाले करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में काफी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, गरीबों के हित में कई अहम फैसले भी लिए हैं। वहीं साक्षी हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोग देखते रहे, चाहते तो उसकी जान बच सकती थी। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम रखे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, 9 साल पूरे मोदी सरकार के हुए, इस दौरान कई उपलब्धियां रही, कई बड़े फैसले मोदी सरकार ने किए, आज से कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। किस तरीके से 9 साल के इस कार्यकाल को देखते हैं आप? देखिए, 2014 से पहले देश जो है निराशा, कुंठा और कुहासा के समुद्र में डूबा हुआ था और देश के नागरिकों को ऐसा लगने लगा था कि अब देश में इसमें कुछ हो नहीं सकता, भगवान ही ठीक कर सकता है। और ये 2014 से पहले घोटाला करने वालों का देश माना जाने लगा था विश्व के मानचित्र पर। पहले हम रोज अखबार उठा के देखते थे कि इसमें आज कौन सा घोटाला आया है, और आज सबसे पहले देखते हैं आज किस घोटालेबाज का नाम आया है। एक तो ये बड़ा परिवर्तन आया है कि देश के देशवासियों का मनोबल जो है हाई है, ऊंचा हुआ है, और लोगों को ये लगता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दिल्ली में सर फिर से एक वारदात हुई है, बेरहमी से साक्षी को मार दिया, साहिल पर आरोप लगा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आए दिनों ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं? देखिए, जिस निर्ममता से लड़की की हत्या की गई, चाकुओं से उस लड़की को गोदता रहा, और चिंतन की बात तो यह है कि समाज वहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। कोई भी आकर के थोड़ा हस्तक्षेप करता तो संभव है कि उस गरीब बेटी की जान बच जाती। लेकिन समाज के लोगों का चिंतन की धारा ही बदल गई है। एक मुस्लिम समाज के बारे में, मैं हिंदू मुसलमान की बात करता नहीं हूँ, लेकिन अपरिहार्य हो गया नाम लेके बात करना कि कितना ही जघन्य अपराध मुस्लिम समाज के लोग करें। मुस्लिम समाज के लोग कभी कंडेम नहीं करते, उनके धार्मिक लोग नहीं बोलते, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं बोलते, राजनीतिक क्षेत्र में वाले लोग नहीं बोलते। और क्या नाम है, हिंदू समाज की बेटी, हिंदू समाज का लड़का मुस्लिम समाज की बेटी से संबंध स्थापित कर ले तो उसका कत्लेआम कर देंगे। तो ये हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको समझना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मोदी सरकार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में नया म्यूजियम बनाने की बात की। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा नए संसद भवन के निर्माण पर उन्होंने कहा कि वहां पर नई व्यवस्था है, नई तरीके से संसद भवन बना है। इसको लेकर नीतीश बाबू कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नीतीश बाबू अब अपने मन से कुछ नहीं बोलते, वह सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसको भाजपा स्पष्ट तौर पर मानती है कि वो राष्ट्र विरोधी और बिहार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसके विकास विरोधी हैं। विकास की चिंता हो ही नहीं सकती है। इसके कई उदाहरण भी हैं साथियों। नीतीश कुमार जी, आप विरोध कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाए। सरकार के 9 साल के बेमिसाल कार्यकाल पर मीडिया संवाद आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से बताया, साथ ही उनकी उपलब्धियों को जानकारी दी। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी की ओर से बड़ी तैयारी शुरू की गई है। इस 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाने को लेकर बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल, नीतीश बाबू का रोल तो बहुत छोटा है। उनके मूर्ति के सामने माल्यार्पण करना था, उनको तो कांग्रेस को दिखाना था, इसलिए वो नहीं गए। वो जाना चाहिए, मेरा आग्रह है। 100 पॉइंट्स पर वार्ता थी और वो जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वो झुनझुना दिखाते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है। नीतीश बाबू 18 साल से आप बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो।
अब कितना दिन, अब तो थक गए हो, अब बुजुर्ग आदमी हो, उनके मूर्ति के सामने माल्यार्पण करना था। उनको तो कांग्रेस को दिखाना था, इसलिए वो नहीं गए। आपदा के बाद में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई। आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल उसको रिकवर किया अपितु एक नए कीर्तिमान कोरोना के बाद में बनाने में हमने सफलता प्राप्त की। पिछले 9 वर्षों में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का जो है निर्यात को रिकॉर्ड बनाया। इकोनॉमी आज हमारी दुनिया की सबसे तेज गति के साथ में बूम कर रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।